नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ITI CBT एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ये क्लास है और ITI फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड्स के लिए है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से है। फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके CBT एग्ज़ाम में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन क्लासेज को पूरा देख लीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और थ्योरी पर बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं। हम उनको भी समय निकाल कर अटेंड कीजिएगा। अभी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ नए और क्वेश्चन सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट उसमें अवेलेबल है, तो आप ऐप डाउनलोड करने के बाद वो फ्री टेस्ट जो है वो अटेंड कर सकेंगे। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में होंगे। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको जैसा समझ में आए हिंदी में तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ो। शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है, यह सुधार करने के लिए उसके एक है। यानी मीना जो है वो फ्री टाइम में म्यूजिक सीखना चाह रही है, तो हम इसको किस तरह के इम्प्रूवमेंट की बात करें, यानी वो किस चीज़ में सुधार कर रही है। अपने लॉजिक सुधार रही है? नहीं, अपने इंटरेस्ट में सुधार कर रहे हैं वो। यानी उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है और म्यूजिक सीख रहे हैं तो म्यूजिक को वो इंटरेस्ट है उनमें। अपनी वैल्यू नहीं बना रही है और अपनी वीकनेस में कोई सुधार नहीं मानेंगे। तो वो जो अपना इंटरेस्ट होता है ना, उसमें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और वैसे जो इंटरेस्ट होता है ना, हम उनको हॉबीज़ बोलते हैं, यानी आदतें क्या है। वह तो सेकंड ईयर में आता है, आदत का एक टॉपिक है, उस पर करेंगे चर्चा। क्वेश्चन देखो, वैल्यूज़ डिसाइड द ऑफ ए पर्सन। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं बताऊँ। डिसाइड यहाँ खाली जगह है। वैल्यू का मतलब होता है मान एक व्यक्ति का तय करते हैं, यानी किसी वैल्यू किसी ह्यूमन या व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, किसी पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो उसके जो स्टैंडर्ड जो है ना, उसकी बात कर रहा है वो। तो वैल्यू से ना उसके चरित्र का निर्धारण होता है, करेक्टर का डिसाइड होता है। यानी एक तरह से कि हम उसकी वैल्यूज़ देखते हैं, कहते हैं ना कि अरे उसकी बहुत वैल्यू है यार, मतलब उसका चरित्र इस तरह का है। या किसी पॉइंट या किसी बात रखने के लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर उस बंदे ने ये बात कही है तो बिल्कुल सही ही कही होगी, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो करेक्टर है हमारे सामने, वो बहुत बड़ा होता है, उनकी वैल्यूज़ बहुत होती है। ठीक है, तो चरित्र और वैल्यू दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, इसका ए ऑप्शन है चरित्र। वैसे आपके एग्जाम में ABCD तो देखो चेंज हो सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, पेपर यहीं से फंसेगा पूरा। हाँ, बट ये ध्यान रखना है कि बस क्वेश्चन के लिए ना आपको ऑप्शन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रख लेना। 2 क्वेश्चन है, एक साथ करेंगे। देखो, दोनों के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। कौशल को दरअसल हम स्किल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और स्किल जो है ना, उसका किसके लिए जो है वो मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन का मतलब होता है एक तरह से रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो हमारी टेक्निक जो है उसमें भी हमें क्या करना होता है, सुधार करना होता है। फॉर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी काटने वाला कारपेंटर है, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि हाथ से आरी चलानी पड़ती थी। आजकल मशीन वाली आ गई है, मोटर होती है, मोटर चला रही है, आ रही है जो लकड़ी को काट रही है। तो ये इम्प्रूव ही हुआ है, ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है। किस लिए हो रहा है हमारा? क्योंकि जो इसमें सिस्टम्स में हमारे आता है, तो जो हमारी स्किल है उसमें ग्रोथ करना है, तो हमारे स्किल का ही इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, हमारे स्किल जो है उनमें इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो, इसलिए हमें हमारे जो स्किल्स हैं उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बार बार उनको जो है वो रिवैल्यूएट करना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब होता है चीज़ों पर बार बार देखना कि यार ये जो मेरा टेक्नोलॉजी है या जो स्टैंडर्ड है, क्या ये सही है या इस स्किल में मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है। तो डी कौशल इसका ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ
वंस पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आती है आप कहो तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये लो देखो, पर्सनैलिटी में हम उनकी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं, यानी उसकी जो ताकत होती है किस तरह की। स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसका मजबूत हिस्सा क्या है। जैसे कोई रोल मॉडल है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, तो हम उनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। लेकिन कमज़ोरियाँ भी तो उसी में ही आती है कि उसकी वीकनेस क्या होती है, और इसी तरह से बिलीव्स यानी उनकी मान्यताएं क्या क्या है। तो ये तीनों चीज़ें तो आएगी। स्किन का कलर, त्वचा का रंग जो है ना, वो उसमें कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। यानी पर्सनैलिटी में कलर कोई मायने नहीं रखता है। ये अब आप भी समझ गए होंगे यार। जैसे मान लो, अब मैं किसका एग्जांपल दूं, हमारे खान सर मान लेते हैं। तो अब खान सर में हम क्या देख रहे हैं, खान सर की स्ट्रेंथ क्या है, हाँ खान सर में वीकनेस क्या है, और खान सर के बिलीव्स क्या क्या है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खैर किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते थे यहाँ पर। तो इसमें त्वचा का रंग जो है वो पर्सनैलिटी पर कोई मतलब नहीं है, या उससे कोई रिलेटेड नहीं करता है, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें तो आ ही जाएगी इसमें, है ना। बॉलीवुड में मत जाना, फिल्म स्टार और वो वहाँ तो सारा कुछ खेल ही रंग का ही है ना। वो तो फर्जी रियल हीरो होते हैं, वो रियल हीरो नहीं। हम रियल हीरो की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ आवर कंट्री। जो भारतीय संविधान है वो किसका एक सेट है, किसका सेट है। सिंपल सी बात है, संविधान में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। तो ये रहा कानून और नियम। लॉ एंड ऑर्डर्स बोलते हैं, या लॉ एंड रूल बोल दो, एक ही बात है। नियम, कानून, प्रशासनिक सिस्टम जो है वो हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। चाहे वो किसी के अधिकारों की बात हो, या कोई सज़ा की बात हो, किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो सब हमारे संविधान में कहीं ना कहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है हमारे देश का, वो क्या है, नियमों और जो कानून है उनका एक सेट तैयार किया हुआ है। उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहते हैं। अगला सवाल देखो, हमें प्रार्थना करने के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है। यानी आप प्रे करने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, कहीं भी जाओ आप फ्री हो। भारतीय सिस्टम में इसे रेस्पेक्ट कहा गया है, आदर कहा गया है। यानी सम्मान करते हैं हम एक दूसरे का, कि कोई भी अगर मंदिर में पूजा पाठ करने आ रहा है तो कीजिए भाई, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह से कोई मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा है तो जा सकता है, ठीक है। तो इसे जिम्मेदारी, चीटिंग या ईमानदारी, ऑनेस्टी नहीं, इसे रेस्पेक्ट बोलते हैं। आदर इसका उत्तर करना है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे पेपरों में, अच्छे से कवर कर लेना इसे, ठीक है ना। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए, बहुत सख्त ज़रूरत है। लाइक करोगे तो कंटेंट आपको और इम्प्रूव्ड कंटेंट के साथ दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, सवाल क्या करे, वैल्यूज़ एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। यानी जो हमारे वैल्यूज़ यानी महत्व या वैल्यू मान लो, मान समझ लो अपना। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता मतलब आप समझ जाओ कि यार एक इंसान मतलब सिस्टम के हिसाब से चलना, बेईमानी और वगैरह नहीं करना, सब उसको एथिक्स बोल दो। वैल्यू एंड एथिक्स यानी इंसान के अपने स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यू, अपना करैक्टर, अपनी नैतिकता जो है वो उसे बनाती है। क्या बनाती है, या किस चीज़ को एक अच्छा व्यवहार बनाने के लिए। आपका किस तरह का करैक्टर है, किस तरह की आपकी वैल्यूज़ है, नैतिकता कैसी है आपकी, तो यही तो आपका व्यवहार बनाएगी ना। आपका खेल थोड़ी बनाएगी, आपका अध्ययन थोड़ी बनाएगी, आपका किराया थोड़ी बनेगा। इससे सोचने वाली चीज़ है। व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है, नैतिकता से, एथिक्स से जुड़ा हुआ है बस, ठीक है ना। एथिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, वैल्यू कैसी है, ये डिसाइड करेगी कि आपका करैक्टर कैसा है, ठीक है ना। तो व्यवहार, करैक्टर, वैल्यू, स्टैंडर्ड, एथिक्स, ये मतलब एक दूसरे के वो है, सिनोनियम है शब्द एक दूसरे के, है ना, पर्यायवाची शब्द है। देखो क्वेश्चन, ए पर्सन हु रेस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ ए कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश के
कानूनों को, नियमों को फॉलो करता हो और उनका सम्मान करता हो, आदर करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है। जैसे उसको पता है कि मुझे ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने हैं और वो नहीं तोड़ रहा है, जहाँ मान लीजिए स्टॉप आ रहा है, रुक रहा है, तो हम उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही कहेंगे या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहेंगे। ठीक है, वो क्या है? एक तरह का जिम्मेदार व्यक्ति है जो अपने नियमों का आदर करता हो, नियमों को अनुपालन करता हो। फॉलो करने का मतलब है अनुसरण करना। ठीक है, जो उनको फॉलो कर रहा है, जो उनको अनुसरण कर रहा है, जो उनका आदर भी कर रहा है, तो वो जो है एक जिम्मेदार नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन सिंपल सही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट इतना ही है, इनमें से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड, भारतीय संविधान को किस नाम से और जानते हैं? उसे संविधान के नाम से भी जानते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, यानी भारतीय संविधान में सबको एक बराबर दृष्टि से रखने की कोशिश की गई है, या यूँ कह दीजिए कि सबको इस तरह से किया गया है कि इक्वलिटी मिले, समानता की बात की गई है। संविधान यानी सम का मतलब समानता होती है ना, किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किए गए हैं, तो इसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। हिंदी में विधान लिखा है, एक्चुअल में संविधान है ये देखो DHA है ना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को संविधान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी क्वेश्चन ये देखो, ये रहा। ठीक है, भारतीय संविधान और संविधान। ठीक है जी। वैसे देखो ऑप्शन क्या दिए कि अखबार कहा जाता है, भाई अखबार थोड़ी कहेंगे संविधान को। अगला सवाल, वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क टू प्रेयर। अच्छा, ये तो वापस रिपीट हो गया है ना। प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने की स्वतंत्रता है, तो हम इसे रेस्पेक्ट बोलते हैं, आदर बोलते हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन के, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएंगे। और अगर इसी क्लास से आप जुड़े हैं तो एक बार फिर आपको बता दूं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस दी हुई है, उनको समय निकाल कर देखना। आपके CBT एग्ज़ाम में गारंटी है जो 75 क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से मिलेंगे। पूरा 75 क्वेश्चन, 101 आपका जो 150 नंबर रहता है, वो पूरे 150 नंबरों का मटेरियल आपको मिलेगा। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन मान लेते हैं क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। औद्योगिक क्रांतियाँ बहुत आई है, और या फिर यूँ कहें कि इंडस्ट्रियल एक तरह से ग्रोथ मान लो, टेक्नोलॉजी मान लो, भाई हर जगह ही आई है, खैर, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर इसकी हरित क्रांति की मैं बात करूं तो ये हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, तो सारा उसमें सुधार हुआ। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, ये भी दूध से ही जुड़ी हुई है, श्वेत क्रांति। तो देखो इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में हुआ ये, और उसके पीछे उसी का रिवॉल्यूशन या टेक्नोलॉजीज मान लीजिए। तो इंडस्ट्री में सुधार अगर हुआ है तो औद्योगिक क्रांतियाँ ही उसके पीछे आई है। तो उद्योगों में देखो ना कितनी टेक्निक हो गई, मैन पावर आजकल बहुत कम हो गई एक तरह से। मतलब किसी काम को करने के लिए पहले 10 आदमी लगते थे, आजकल एक आदमी काम कर लेता है उतना। क्यों? क्योंकि मशीनरी सिस्टम आ गया, एक ही आदमी है, इस मशीन को चला के छोड़ दिया, काम हो रहा है, उधर उसको देख रहा है, उधर उसको देख रहा है, काम हो जाते हैं। सवाल अगला, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण जो परिवर्तन आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रौद्योगिकी में, उसे हम क्या बोलते हैं और इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे माय डियर साइंटिफिक कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वैज्ञानिक कारण होते हैं। सिंपल सुधार है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंजेस, मतलब डेवलपमेंट या विकास, प्रौद्योगिकी में जो सुधार हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? उसके वैज्ञानिक कारण ही तो है। भी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वो हर चीज़ को आजकल क्या कर रहे हैं? खोज करने लग गए नई नई। ठीक है, जैसे कृषि करनी है तो कृषि वैज्ञानिक जो है वो खोज कर रहे हैं कृषि के बारे में। ठीक है, साइंटिफिक बोलेंगे इसे, वैज्ञानिक कारणों से या वैज्ञानिक ग्रोथ बोल देना, एक ही बात है। अगला सवाल, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस। इनएबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ भी करने में असमर्थता, कुछ
अच्छी तरह से काम करने में असमर्थता, मतलब बहुत अच्छे से कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी कमज़ोरी कहलाएगी। फिर क्या बोलेंगे, वीकनेस ही बोलेंगे, आकांक्षा तो नहीं कहेंगे। और स्ट्रेंथ होता है अच्छी तरह से काम करना या ग्रोथ माइंडसेट की, और वैल्यू यानी कीमत तो अपन बोल ही नहीं सकते उसको, तो वीकनेस ही होगा। इनएबिलिटी लिखा है ना, एबिलिटी नहीं है उसमें, अच्छा काम करने की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगी, एक तरह से वीकनेस है, उसके लिए एक तरह से वो कमज़ोरी है। देखो अगला सवाल, बीजो इज़ नॉट गुड एट MS एक्सेल। बीजो नाम का एक कोई लड़का है और वो MS एक्सेल में बहुत अच्छा नहीं है। विद हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेसेस एंड टर्न देम इनटू ए। क्या किया उसने, बहुत कड़ी मेहनत की। ओवरकम का मतलब होता है उससे भरपाई करना या छुटकारा पाना, अपनी कमज़ोरियों से उसने छुटकारा पा लिया और उसने उसे अपनी ताकत में कन्वर्ट कर दिया। किस में बदल दिया, स्ट्रेंथ में बदल दिया, उसको अपनी ताकत बना लिया। यानी जो चीज़ कमज़ोरी थी, मतलब उसको MS एक्सेल नहीं आता था, MS एक्सेल को इतना पढ़ा और इतनी मेहनत की कि आज MS एक्सेल में उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है, एक तरह से एक्सपर्ट माना जाने लग गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अल्पन सुबह योग करता है, वो खुद को प्रेरित करता है, ठीक है ना, और उसका अनुसरण करता है, तो ये क्या उदाहरण है किस तरह का, यानी डेली उठता है और योगा करता है और ख़ुद को वो एक तरह से मोटिवेट करता है, तो इसे सेल्फ मोटिवेशन ही बोलेंगे, स्व प्रेरणा ही तो है भी। खुद ही किसी को देख करके कि नहीं मैं भी कल से समय पर उठूँगा, योगा करूँगा, प्राणायाम करूँगा, जो भी है, और उसके बाद में स्टडी भी करूँगा, तो सेल्फ मोटिवेशन कहलाएगा, स्व प्रेरणा बोलेंगे इसे, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन कर देना, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अगला सवाल देखो, विकल्पों के बीच चयन को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मतलब आपको 2-4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कुछ चूज करनी है। जैसे मान लो कि कोई आप काम करना चाह रहे हैं कि ये बिज़नेस करूं, कि ये बिज़नेस करूं, कि ये बिज़नेस करूं, 3-4 ऑप्शन आ गए कि मैं अब क्या करूं, तो इसे डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है ये, ठीक है ना। और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होता है वो, यानी उसकी निर्णय लेने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत शानदार होती है, ठीक है। बहुत सारे विकल्प में से एक विकल्प आपको चुनना हो, ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा जो है वो निर्णय लेने की क्षमता का हिस्सा नहीं है। देखो, आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनरेट ऑप्शंस, विकल्प क्या है मेरे पास, यानी अगर ये नहीं हो सकता है तो मुझे और क्या क्या करना है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन, कार्यान्वयन निर्णय, यानी जो डिसीजन ले लिया अब उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको क्रियान्वित करना है और आगे सिरे तक पहुंचाना है। प्रदर्शन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन तो बाद में आपने क्या किया। परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस तो आपकी आउटपुट देखने के बाद होती है। डिसीजन ले चुके हो, काम करना शुरू कर दिया है, अब आप परफॉर्मेंस देख रहे हो कि मैंने इस पर क्या किया, तो ये निर्णय लेने के बाद की प्रोसेस है, जबकि ये निर्णय लेने के दौरान है एक तरह से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा है, हिंट देते ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सीधा याद रख लेना। अगला सवाल देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के फ़ायदे क्या है। सारे काम टाइम पर करने हैं जी, तो सारे फ़ायदे भाई। देखो सिंपल सी बात है, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। कोई भी आपको अगर काम मिलेगा तो वो समय पर पूरा होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव डेली गोल्स, यानी मुझे आज इतना काम करना था, अगर टाइम सही होगा तो करोगे, इधर उधर टीवी मोबाइल में टाइम ख़राब कर दिया तो वो काम पेंडिंग रह जाएगा। उसके बाद में रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें प्रॉपर चलेगी तो कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। डी आएगा उपरोक्त सभी। टाइम मैनेजमेंट का एडवांटेज या फ़ायदा क्या है, ये तीनों फ़ायदे हैं। टास्क जो है वो कंप्लीट होगी टाइम पर, डेली गोल जो है वो अचीव हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, डेली आपको क्या करना था, और आपका स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, माइंड रिफ्रेश रहेगा भाई, परेशान नहीं होगे। बस इतना ही है क्या, हो गया, ठीक है माय डियर।
यही रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चन हमने बताए हैं ये आपको बहुत सपोर्टिव रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस के आने की। अच्छे से इनको पढ़ लेना। वीडियो को अभी से कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अटेंड करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में ITI फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।